क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एम लक्ष्मीकांत की पहली क्लास है, जो सबसे हार्ड बुक मानते हैं। मतलब इसको जब जैसे आप किताब को खोलोगे तो बहुत हार्ड है, वैसे एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब किस तरीके से आपको समझ में आएगा वो हम अपने तरीके से बताएंगे आप। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप यूपीएससी, जो सबसे हार्ड एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, इसके लिए एम लक्ष्मीकांत कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो इसके लिए मेरे अपने तरीके से इसको आपको पढ़ाऊंगा, एक बार आप जरूर पढ़िए। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना मेरे इस वीडियो को, लेकिन आपको पसंद जरूर आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहते हैं, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक भी रोएगा और मेरा कातिल भी रोएगा। तो जो पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो संविधान स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट संविधान को क्यों नहीं पढ़ लेते। अगर जो एम लक्ष्मीकांत में जो संविधान के बारे में कहा गया तो हम डायरेक्ट हम संविधान को पढ़ेंगे, लेकिन संविधान को डायरेक्ट हम नहीं समझ पाएंगे। और संविधान को हम कह सकते हैं सरल भाषा के रूप में एम लक्ष्मीकांत ने कुछ रूप में दर्शाया गया है। तो अगर एम लक्ष्मीकांत का जो पैटर्न तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसके तरीका जो शॉर्टकट तरीके से हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने का थोड़ा तरीका आपको चेंज करना, वरना सब कुछ सिंपल है। जो पहला ही पेज है एम लक्ष्मीकांत का, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसको पहले दो भागों में तोड़कर हम करते हैं। जो हमारा सबसे पहले चार्टर जो एक्ट आया, सबसे पहले लिया, जो पहले इसको दो भागों में तोड़ा जाता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1773 से 1858 और 1858 से लेकर 1947 तक। मान के कह सकते हैं अब तक जो इस प्रेजेंट वर्तमान में जो चल रहा है आधुनिक काल तक। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट चालू करने से पहले, शुरुआत करने से पहले हमें इसके पीछे भी और देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस संविधान जो हमारा बना कैसे। संविधान चार्टर एक्ट के पहले आए, लेकिन इस चार्टर एक्ट को शुरुआत करने से पहले कि हमें चार्टर एक्ट की आखिर जरूरत क्या पड़ी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी। 1813 का जो भारत शासन अधिनियम आया, 1813 की हमें जरूरत क्या पड़ी। 1833 की क्या जरूरत पड़ी, 1853 की क्या जरूरत पड़ी, 1858 की क्या जरूरत पड़ी, 1861 में आया। इसी प्रकार 1892, 1909, 1919, 1935, इस प्रकार से 1947 में फिर जो हमें बताया गया, लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्र कर दिया गया। अब इसके पहले हमें देखना पड़ेगा इनकी जरूरत क्या पड़ेगी, इन चार्टर अधिनियम की क्यों लाया गया इसको। तो इसको सब जानने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें इसके पहले का इतिहास। आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि देखो डच भी आए हमारे भारत में व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, और डचों के बाद फिर से ये फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी के बाद फिर अंग्रेजों का आना हुआ। तो देखा जा सकता है हम इतिहास की बात छोड़ के, लेकिन कुछ मोटे मोटे तौर पर इतिहास को पढ़ते चलेंगे, ताकि हमें जो अंग्रेज आए तो सबसे पहले 1800 देखा जाए 1599 में ब्रिटेन में स्थापना की किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापना की गई। अब इन्होंने जो प्रथम रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई 1599 में, तो इन्होंने कहा एलिजाबेथ प्रथम से जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनसे कहा कि भारत में, मतलब पूर्वी देशों में, भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए हमें आदेश दीजिए। तो महारानी विक्टोरिया, अर्थात विक्टोरिया छोड़, वो एलिजाबेथ प्रथम थी, विक्टोरिया बाद में, एलिजाबेथ प्रथम ने इनको आदेश दिया कि जाओ पूर्वी देशों में आप लोग व्यापार कर सकते। तो पहली जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापना की गई। अब पूरा बताएंगे वो कहानी इतिहास में आप लोग पढ़ना, लेकिन हमें जो मोटे तौर पर जो हमें संविधान तक पढ़ना, हमें रेगुलेटिंग एक्ट तक आना है, ये सब जरूरत क्या पड़ी, हम मोटे मोटे तौर पर समझाएंगे इसको। और जब इतिहास की जो क्लास होगी फिर आपको उसमें बताएंगे कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, है ना। तो हमें इस पर मत जाना कि हमें सबसे पहले हमें पूरा गहराई से बताया, लेकिन हमें इसमें मोटे मोटे तौर पर जाना, इसके बाद हम रेगुलेटिंग एक्ट तक पहुंचेंगे। तो 1599 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो 1599 के बाद ये लोग, इनको आदेश मिल गया, एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी उसने आदेश दे दिया अंग्रेजों को चाहिए पूर्वी देशों में आप शासन कीजिए, अर्थात व्यापार कीजिए। अब ये लोग व्यापार के माध्यम से इन लोगों ने भारत में एंट्री की। भारत में जैसे ये लोग आए व्यापार के माध्यम, तो 1599 में ही देखा जाए तो पहला अंग्रेज आया था जॉन मिडल्टन नाम का अंग्रेज। सिर्फ ये लोग ऐसे घूमने, अगर इसके पहले भी देखा जाए तो 1498 में वास्को डी गामा आ गया था, क्योंकि वो भी वास्को डी गामा भी एक अंग्रेज ही था। 1498 में केरल में आया था, केरल से शुरुआत हुई
वहीं कालीकट से पहुंचा था हमारे भारत में अंदर एंट्री की और भारत की कहते हैं खोज की। तो इससे पहले लेकिन हमें जो इतिहास पढ़ना है तो हमने कहा 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ये लोग व्यापार के माध्यम से पूर्वी देश अर्थात भारत जो पूरे भारत में एंट्री की प्रवेश लिया इन्होंने। और जैसे जब ये भारत में आए 1600 ईस्वी में और जब भारत में आए तो 1764 में जैसे ही व्यापार करने लगे धीरे धीरे। अब इन्होंने भारत में जब आए 1599 में कंपनी की स्थापना के बाद 1600 में एंट्री की और जब जैसे ही भारत में आए लोग 16 जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए व्यापार के लिए तो इन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो यहाँ पर शासक हैं राजवंश हैं आपस में बटे हुए और आपस में झगड़ा करते ये लोग, एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है यहाँ भारत में। और काफ़ी कुछ था, छुआछूत भी थी, हर प्रकार से ये लोग गरीब को हमेशा अमीर मारता जा रहा था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने देखा यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। जब इस हालत को देखा अंग्रेजों ने तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने हिसाब से अब यहाँ पर हम ही शासन करने लगे। तो देखो आए थे ये लोग व्यापार करने के लिए, तो इन लोगों ने क्या किया, अब अपने प्रशासन अपने व्यापार को बढ़ाने के माध्यम से, व्यापार छोड़ो ये लोग अपनी सीधा सत्ता के बारे में सोचने लगे। अंग्रेज आए व्यापार के लिए और ये लोग सीधा सत्ता के बारे में सोचने लगे, हम यहाँ राज करेंगे शासन के लिए। तो 1764 में इन्होंने पहला युद्ध इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, हालांकि बक्सर के युद्ध से पहले ही प्लासी का भी युद्ध हो चुका था, ये भी अंग्रेज जीते थे। लेकिन जो मैन इन्होंने अपना शासन स्थापित किया बक्सर के युद्ध से। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध, तो इसमें मुगल शासक, इसमें 3 शासकों ने मिलकर लड़ा था। 3 शासक थे इसमें भारत की तरफ से देखा था। भारत का एक मुगल शाह आलम द्वितीय, भारत से बक्सर के युद्ध में एक था मुगल में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और एक था बंगाल का शासक मीर कासिम। जब इन लोगों ने 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, इसमें भारत की तरफ से मुगल शाह आलम द्वितीय और बंगाल अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का शासक था मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर जब अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी तो ये तीनों लोग हार गए। और जब हार गए तो 1764 के बाद 1765 में 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की संधि। जब ये लोग हार गए 1764 का युद्ध हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की कितनी संधियां हुई थी? 2। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई और इन्हीं 1765 में ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इन्हों को दीवानी प्राप्त कर ली। और इसी में इन्होंने 2 शासन स्टार्ट कर दिया, दोहरा शासन लागू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। अब जब आए थे लोग व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर शासन करने लगे, अब दोहरा शासन कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है लोग कर लेने लगा, अर्थात टैक्स अंग्रेज खुद लेने लगे। वे लोग खुद रुपए कमाने लगे यहाँ से भारत से, अर्थात व्यापार के बदले राजनीति में भी लोग रुपए कमाने लगे सीधा सा। अब जब इलाहाबाद की संधि के बाद इन्होंने अपना स्थापित, यहाँ से इनका थोड़ा स्थापित, प्लासी के युद्ध से थोड़ा मनोबल बढ़ा। इसके बाद बक्सर के युद्ध से इनका पूर्णतः कह सकते हैं हम, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना शासन आगे बढ़ना। तो जैसे ही अब 1765 में इन लोगों ने दोहरा शासन लगाया, अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। और 1765 के से 1772 तक दोहरा शासन चला। 1772 में आ गया था वारन हेस्टिंग्स और इसने दोहरा शासन को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि 1772 के पहले अकाल पड़ गया था, इसलिए वारन हेस्टिंग्स ने ये दोहरा शासन जो व्यवस्था थी खत्म कर दी थी। अब देखा जाए तो धीरे धीरे ये लोग अंग्रेज ऊपर बढ़तेगा और राजनीतिक चक्कर ये लोग काफी हद तक अब शासन करने लगे। और जैसे ही अंग्रेज अब शासन करने लगे भारत में स्थापित करने लगे, अब इन लोगों ने देखा जाए तो देखो अंग्रेज आए किसके लिए थे? व्यापार के लिए। लेकिन भारत में आते इन लोगों ने क्या पकड़ने लगे? सत्ता की राह। व्यापार करने आए थे लेकिन ये लोग किस में घुसने लगे? राजनीति में, अर्थात राजा बनने के सोचने लगे। अब राजा बनने से पहले देखो करते थे व्यापार। जो व्यापारी था, व्यापार की जो विशेषता वो अलग होती, लेकिन राजा बनने की एक जो विशेषता होती वो थोड़ा अलग होती। तो अब इन लोगों ने सोचा क्या किया जाए,
शासन तो करने लगे। अब इन लोगों ने भारत की जनता को अर्थात भारत के शासन को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए इन्होंने एक अलग से तरकीब अपनाई। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना, अब जो शासन तो स्थापित कर लिया, तब इन्होंने सोचा कि हम भारत पर राज करने के लिए कि हम आखिर क्या करें ताकि भारत के लोगों को हम गुलामी बनाए रखें और शासन करें। तब यहाँ से अब अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट की शुरुआत की। तो पहला जो चार्टर अधिनियम आया 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले सुनाते इसके बाद आपको समझाते। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही अंग्रेजों ने बताया, अंग्रेजों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल है यहाँ से नियुक्त कर दिया, इसका पद नियुक्त कर दिया था पहली बार 1773 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और तीसरा पॉइंट जो मैन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो तीसरा पॉइंट था, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अलग छोटा कंपनी में तो काम करते ही थे लेकिन बाहर भी थोड़ा अपने छोटी मोटी जैसे दुकान रख लेते, तो ऐसा थोड़ा व्यापार करते थे। अब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखना है 3 पॉइंट सबसे मेन। मैंने कहा जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का, इस 1773 में पहली बार, पहला पॉइंट जो हमें याद रखना क्या, फर्स्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कहा जो बंगाल का जो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद आ गया। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद का सृजन हो गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ऐसे कर दी, यहाँ पर थोड़ा रोशनी आ रही होगी आपको, इसलिए करते सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और जो कंपनी के निजी व्यापारी थे, कंपनी के निजी व्यापारी पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके व्यापार पर, निजी कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे, कर्मचारी के व्यापार पर प्रतिबंध, निजी कर्मचारी थे, कर्मचारी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ये 3 पॉइंट देखो। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, सबसे पहले इन्होंने किया, बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, उसका पद दिया। सेकंड पॉइंट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में क्यों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की इन्होंने, क्योंकि बंगाल में जैसे इन्होंने गवर्नर जनरल अपना बैठाया, बंगाल का इनका जो मेन राजनीतिक पॉइंट था, इन्होंने कलकत्ता को ही बनाया था, तो इसलिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। तीसरा पॉइंट, इनको देखो, इसके पहले इन्होंने जो इसके कंपनी के जो निजी व्यापारी थे, जो निजी कर्मचारी थे, जो व्यापार, उसमें कर्मचारी थे बेचारे मजदूर थे, जो छोटा मोटा और बाहर जाके व्यापार करते थे, तो इन्होंने उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध क्यों लगाया था, क्योंकि इसके बाद देखो, कंपनी के माध्यम से आए थे, उनके पास जितना रुपया था वो खर्च हो चुका था, क्योंकि लड़ाई झगड़े में, व्यवस्था में, हथियार सब कुछ खरीदने में और व्यवस्था बनाने में उनका रुपया जो खर्च हो गया था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले इन्होंने ब्रिटेन की संसद में लोन मांगी थी, कहा था कि मुझे लोन दे दो, मुझे रुपए की जरूरत है। तो वहाँ की जो एलिजाबेथ प्रथम में जो महारानी है, उसने कहा था हम लोन एक शर्त पर देंगे, अगर तुम्हारी इस कंपनी घाटा हो रहा तुम्हें, तो इस कंपनी में जो कर्मचारी हैं, यदि आप उन कर्मचारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दो तो हम लोन देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इसके जो निजी कर्मचारी थे कंपनी के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन्होंने अब फिर से थोड़ा परिवर्तन करने की सोच, जब इनको रुपए मिल गया तो इन्होंने फिर से सोचा हम थोड़ा इसमें और परिवर्तन करें।
तो 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। यदि चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1773 के बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़े। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का 1784 का में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। और जब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बताया, इसके तहत जो कंपनी व्यापार करती थी तो उसमें इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने इस कंपनी की प्रशासनिक व्यापारिक क्षेत्र को अलग कर दिया। 1784 में कंपनी का व्यापार इसने क्या किया, प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक तथा व्यापारिक क्षेत्र अलग कर दिया, क्षेत्र अलग कर दिया। क्या किया, 1784 में प्रशासनिक और व्यापारिक क्षेत्र अलग कर दिया। इनको संभालने के लिए इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की। हम देखो, और पहली बार इसी में भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र नाम दिया गया। तीन तीन पॉइंट है जो मैन है। देखो उसने क्या है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या किया इसने, प्रशासनिक जो कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया, क्षेत्र तो बांट, व्यापारिक क्षेत्र अलग कर दिया और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया। अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये संभालेगा किसको, व्यापार को। जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल है ये व्यापार को संभालेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात जो गवर्नर जनरल है, सीधा कह सकते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का या गवर्नर जनरल संभालेगा प्रशासनिक कार्य को। इसने व्यवस्था को अच्छी तरह, ताकि हमें कोई घाटा ना हो कंपनी को, इसने सोचा, ताकि हम दोबारा लोन की अर्जी ना लगाना पड़े, कुछ मतलब हमें सिर्फ फायदा हो। अंग्रेज सिर्फ फायदा चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ प्रशासनिक व्यापार अलग करने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया। और पहली बार इसी में भारतीय क्षेत्र को फर्स्ट टाइम जो भारतीय क्षेत्र था, भारतीय क्षेत्र को पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र नाम दिया गया, ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के बाद आया 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे बढ़ा। इसके बाद आया 1813 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट आया 1813। रेगुलेटिंग एक्ट का इसको नाम दिया भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम कह सकते हैं। लो याद करने का सीधा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया 1813 का। अब सुनो, 1813 में इन्होंने क्या किया, जैसे ही 1773, 1784, तीसरा 1813 भारत शासन अधिनियम। जो 1813 का ये एक्ट आया भारत शासन अधिनियम, इसने क्या किया, इसने
कंपनी की जितने व्यापार करते थे उसको सबको नष्ट कर दिया, सिर्फ 2 व्यापार छोड़कर। चाय के साथ एक व्यापार था कंपनी को, उसको छोड़ दिया, और एक चीन के साथ कंपनी व्यापार करती थी, उसको छोड़ दिया। अर्थात चाय और चीन, ये 2 व्यापार को छोड़कर कंपनी के जितने व्यापार थे, महारानी ने पूरे व्यापार यहाँ से खत्म कर दिए गए। अब जब व्यापार खत्म कर दिया, और दूसरा दूसरा इसमें पॉइंट क्या, जो ईसाई धर्म के लोग, ईसाइयों को पहली बार भारत में आने के प्रवेश के लिए एंट्री मिलेगी। अर्थात ईसाई लोग अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे भारत में आगे, ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए प्रवेश मिल गया। दूसरा पॉइंट, पहला व्यापार को खत्म किया, दूसरा ईसाइयों को क्या गया, प्रवेश मिल गया। और तीसरा पॉइंट, तीसरा कह सकते ज़्यादा कोई खास नहीं, लेकिन इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 को जरूर याद रखना। मतलब 1813 में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और जो चीन के साथ जो व्यापार को छोड़कर बाकी सभी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, खत्म कर दी, प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा पॉइंट, सेकंड, ईसाई धर्म के ईसाइयों को एंट्री मिल गई, ईसाई लोगों को भारत में आने की अनुमति दे दी गई। ये जो 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1813 के तहत चाय और चीन के व्यापार को इन लोगों ने छोड़ दिया, और ईसाइयों को भारत में एंट्री कर दी कि ये लोग जाएं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 1813 का 1833 पे पहुंचे। हो गया। इसका आया हमारा 1833। हाँ, इसका एक पॉइंट और था, 1813 में ही विज्ञान व साहित्य के लिए, साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञान व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान दिया। अठारह सौ तेरह का भारत शासन अधिनियम के बाद आया 1833 का भारत शासन अधिनियम। अब जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1833, इसमें कहा गया इसके अलावा 3 पॉइंट इसके सबसे मेन है, जो हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट पढ़ना है, 3 से 4, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है किसी भी रेगुलेटिंग एक्ट के। अठारह सौ 33 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो 1833 का भारत शासन अधिनियम आया, 1833 में बताया गया जो
पहली बार 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 में उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा जो इसमें सेकंड पॉइंट है, जाति धर्म जाति और रंग वंश के आधार पर यहाँ से भेदभाव खत्म कर दिया, इसके लिए इस एक्ट में प्रावधान रख दिए गए। सबसे मेन पॉइंट, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, धर्म जाति रंग कमा वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसमें जो मेन पॉइंट ये दो हैं 1833 में, और फिर तीसरा पॉइंट है इसमें मान लो जनरल अध्यादेश जारी करने के लिए 1861 में पूर्ण रूप से माना गया था। लेकिन इसमें जो हमारे मेन पॉइंट है दो, एक तो सबसे पहला बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जाति धर्म जाति रंग वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जो अगला आता है 1833 का 1853 का, इसमें सिर्फ एक ही बात कही गई थी जो मेन पॉइंट है। 1853 में कहा गया कि कंपनी जब चाहे तो इस पूरे जो ब्रिटिश का शासन, जहाँ जहाँ ब्रिटेन जो ब्रिटिश की जो कंपनी राज कर रहा, अर्थात कंपनी जब चाहे वो सबको अपने कब्जे में ले सकती है, सब कुछ अपने कब्जे में मान सकती है, पूरा कह सकती है भारत का जो पूरा क्षेत्र है वो ब्रिटिश का क्षेत्र हो जाएगा। 1853 में बस एक ही बात कही थी, जब चाहे इन्होंने कहा। लेकिन 1853 के बाद आगे चल गया 1857 कहते जो क्रांति हुई। अब इस क्रांति के कारण ही जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उसके बाद आई महारानी जो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने 1857 की जैसे ही क्रांति देखी, खैर अंग्रेजों ने इस क्रांति को पूरी तरह निरस्त कर दिया था। देखा जाए कहा जाता है मंगल पांडे भी कि मैन योगदान, हम मानते मंगल पांडे बैरकपुर से स्टार्ट हुई, लेकिन इसकी कहानी कुछ और। अगर इतिहास को देखा जाए तो इसको हीरो बनाया गया 1857 क्रांति में मंगल पांडे को, लेकिन रियल में देखा जाए तो मंगल पांडे इस 1857 क्रांति के हीरो नहीं है। अब वो जब हिस्ट्री इतिहास होगी तब वहाँ से आपको स्टार्ट करेगी, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए उस कहानी को, उस घटना को, तो यहाँ से थोड़ा अलग हो जाएगा। इस प्रकार 1853 के बाद आया 1858, और 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद आ गया, और यहीं से महारानी जो विक्टोरिया थी इसने पूरे शासन को, कंपनी की बागडोर खत्म करते पूरा कंपनी का जो शासन था पूरा अपने हाथ में ले लिया। इसलिए इसको नाम दिया गया था, दूसरा इसका ताज का शासन। ताज का शासन 1858 से 1947 कहा गया था कि इसके पहले था कंपनी का शासन, कंपनी के बाद स्टार्ट हुआ ताज का शासन, अर्थात 1858 से ताज का शासन स्टार्ट हो गया, और महारानी जो विक्टोरिया थी इसने सब कुछ पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ताज का। पहले 17 अब देखा जाए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको दो भागों में तोड़ा गया था। पहला 1773 से 1858, इसका नाम दिया था कंपनी का शासन, ये था कंपनी का शासन, और 1858 से स्टार्ट हो गया 1947 तक, इसे नाम दिया गया ताज का शासन। ताज का शासन। अब जो 1773 से 1858 तक हम आ चुके। 1858 में कुछ नहीं, दो पॉइंट जो मैंने बताया, तीन पॉइंट मैन, अर्थात कंपनी, पूरी कंपनी को अपने हाथ में ले लिया, कंपनी का शासन समाप्त कर
महारानी विक्टोरिया ने महारानी विक्टोरिया खुद आ गई थी, खुद आ गई, मतलब कंपनी के शासन को हटा के महारानी खुद बैठ गई और यहाँ से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया, जनरल का पद हटाकर वायसराय कर दिया, वायसराय कर दिया। 1858 से अब कल का जो क्लास होगी आपकी स्टार्ट होगी ताज का शासन 1858 से लेकर 1947। इसके पहले आपको इसको पूरे का आपका रिवीजन करवा दें ताकि वीडियो बड़ा ना हो। क्रांतिकारी। जय भीम, नमो बुद्धाय।